विद्या मैं हाजिर हूँ एक और वीडियो लेके बीपीए 102 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, या बोल लीजिए इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट 9 है। इसमें हम यूपीएससी के को डिस्कस करेंगे। तो अगर यूपीएससी पे क्वेश्चन आता है तो ये शॉर्ट में नहीं आएगा, या तो 20 नंबर का आएगा या 12 नंबर का आएगा। सो व्हाट आर द मेजर फंक्शंस ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसमें सिर्फ फंक्शंस के बारे में पूछा गया है, दैट इज वाई यहाँ पर 12 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। लेकिन फिर भी ऐसा मत करना कि डायरेक्ट फंक्शंस बताना स्टार्ट कर दो, ओवरऑल आपको यूपीएससी के बारे में भी बताना पड़ेगा। और 20 नंबर का आता है फिर तो आपको पूरा ही बताना होगा। इंट्रोडक्शन अगर मैं आपको दूं तो आज के टाइम पे हमारी जो सरकारें हैं, सिर्फ इंडिया की नहीं, बाहर की कहीं की भी सरकार देख लो, तो उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस होती है एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज की। ठीक है, एंड समय के साथ साथ इनका जो एक्सपेंशन है, इनके फंक्शन में बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ है। मतलब पहले कुछ ही फंक्शंस परफॉर्म करते थे, टाइम के साथ साथ इन पे जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है, इनके फंक्शंस बढ़ते जा रहे हैं। अगर सिविल सर्वेंट से जुड़ी हुई कुछ बातें देखें तो अपने आप में आप ही जानते हो कि सिविल सर्वेंट कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं और इनका इंस्टीट्यूशन कितना इम्पॉर्टेंट है। चाहे फिर इनका रिक्रूटमेंट हो या इनको ट्रेनिंग देना हो, इमोल्यूमेंट्स हो, पॉलिसी मेकिंग हो, या कोई भी चीज़ हो इनकी सर्विस से जुड़ी, अब उसका भी अपना अलग इम्पोर्टेंस है, उन पर ध्यान देना चाहिए। तो इसी के लिए एक अलग से इंस्टीट्यूशन बनाया गया है, द पब्लिक सर्विस कमीशन। और इंडिया में जो यूपीएससी है उसकी अपनी इम्पोर्टेंट पोजीशन है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन हाँ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन ये कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है, लेकिन उसके साथ में साथ ये एक एडवाइजरी बॉडी की तरह काम करती है। मतलब ये एडवाइस कर सकती है सरकार को कि आप ये चेंज कर लो, है ना। ये नहीं कि खुद से ही जाके चेंज कर ले, खुद नहीं चेंज कर सकती, देख रेख करती है, फंक्शंस और ड्यूटी परफॉर्म करती है। अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो ये सरकार को ओनली एडवाइस कर सकती है, बिकॉज ये एक एडवाइजरी बॉडी है। अब अगर हम इवोल्यूशन की बात करें कि यूपीएससी क्या एकदम से ही हमने एक इंस्टीट्यूशन बनाते हैं यूपीएससी का जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है इंडिया में, नहीं। आज के टाइम पे सिविल सर्वेंट्स को जो नियुक्त किया जाता है वो यूपीएससी के द्वारा किया जाता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, पहले जो सिविल सर्वेंट्स होते थे वो कौन होते थे? जो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाले सर्वेंट्स होते थे, उनको ही सिविल सर्वेंट कहा जाता था। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं, कमर्शियल अफेयर्स को देखते थे इंडिया के अंदर। और इनको कौन सिलेक्ट करता था? इनका कोई एग्जाम नहीं होता था, इनको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स सिलेक्ट करते थे, इंग्लैंड में जो बैठे हुए थे। और क्योंकि ये कमर्शियल काम देखते हैं, व्यापार से जुड़े काम देखते थे, तो इनको ट्रेड की नॉलेज होनी चाहिए। ईस्ट में ट्रेड करते हैं, इंडिया ईस्ट में तो आता है, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी कह रहे थे। तो ईस्टर्न ट्रेड की नॉलेज होनी चाहिए, कमर्शियल अकाउंट्स की नॉलेज होनी चाहिए थी आपको सिविल सर्वेंट बनने के लिए उस जमाने में। अब क्या होता है, इसके बाद क्या हुआ कि ये देखा गया कि जो डायरेक्टर्स हैं इंग्लैंड में बैठे हुए, वो अपने मनपसंद कैंडिडेट को सिविल सर्वेंट नियुक्त कर रहे हैं। तो इस प्रैक्टिस को उस टाइम पे हटाया गया, क्योंकि इसकी वजह से वही पक्षपात हो जाएगा। उसके बाद एक कमेटी बनाई गई थी लॉर्ड मैकॉले के चेयरमैनशिप के अंदर 1854 में बाय चार्ल्स वुड। ठीक है, जो ऐसे हमें मेजर्स बताएंगी कि हमें किस तरह से जो इंडियन सिविल सर्विस के लिए अपॉइंटमेंट्स करने चाहिए। ठीक है, और उसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो किस प्रकार से हम करेंगे, ये कमेटी के द्वारा पता पड़ेगा, और उस कमेटी को लॉर्ड मैकॉले हेड करेंगे। The committee recommended the selection of candidates on the basis of competitive examination. कमेटी ने क्या बोला कि भाई आपको सिलेक्शन करना है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अनुसार। ठीक है, जो भी पास करेगा वो बन जाएगा। The requirement of a period of probation before they were finally appointed and the abolition of the college at Haileybury, the system of competitive examination had its first trial on the Indian soil and was then adopted gradually in England. But the process of Indianization of the service continued at baby slow pace until 1909, when Minto Morley reforms were introduced, but the reforms failed to satisfy the Indians. कुछ ऐसा भी प्रोसीजर आया था उस टाइम पे कि ये जो कॉलेज का नाम दिया है हैलेबरी, कि जो भी बंदा यहाँ से पढ़ता था ना वो सीधे नियुक्त हो जाता था फॉर सिविल सर्वेंट।
तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट करता था इंडियंस के लिए। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का ट्रायल हुआ था वो हमारे इंडिया में हुआ था और बाद में फिर इंग्लैंड में हुआ था। बट जो इंडिया में जो प्रोसेस चल रही थी वो काफ़ी स्लो चल रही थी, अंटिल कब तक चलती रही, 1909 तक। उसके बाद आ गए थे हमारे मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स आ गए थे, ठीक है। लेकिन फिर भी ये जो रिफॉर्म्स बताना चाह रहे थे इन्होंने सेटिस्फाई नहीं करा इंडियन लोगों को कि किस प्रकार से ये लोग एग्जाम करवा रहे हैं, और बाकी सारी चीज़ों में इंडियन सेटिस्फाई नहीं हो पाए थे। देखिए फंक्शंस क्या होते हैं यूपीएससी के। द फंक्शंस ऑफ द यूपीएससी एज स्पेसिफाइड अंडर आर्टिकल 320 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन bear resemblance to those of the Federal Public Service Commission as specified in Government of India Act 1935. Functions may be broadly classified into 3 categories. इतना लंबा चौड़ा भाषण मत लिखना, बस ये बता देना याद रहे तो कि आर्टिकल 320 के अंदर है कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये 3 मेजर कैटेगरीज हैं फंक्शंस ऑफ यूपीएससी की, कि मतलब रेगुलेटरी बॉडी की तरह काम करता है, एग्जीक्यूटिव बॉडी की तरह काम करता है, एंड द थर्ड वन इज क्वाजी जुडिशियल करके हम देख रहे हैं। रेगुलेटरी बॉडी के अंदर अमंग द रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ यूपीएससी एडवाइजेस द गवर्नमेंट इन मैटर्स रिलेटिंग टू, इसमें क्या होता है, ये सरकार को सलाह देता है कि कैसे हम रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, कैसे भर्ती कर सकते हैं, क्या प्रिंसिपल्स होंगे जिनको हमें फॉलो करना अपॉइंटमेंट, प्रमोशन या ट्रांसफर के दौरान, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों में एडवाइस देगा सरकार को यूपीएससी। However, unlike the regulatory jurisdiction vested in United States Civil Service Commission, the UPSC in India has hardly any such powers. देखो अगर यूएस की सिविल सर्विस की बात करी जाए तो उसमें थोड़ा सा मतलब उनके पास पावर्स भी हैं, लेकिन इंडिया में यूपीएससी के पास ऐसी पावर्स नहीं है। द यूपीएससी ज्यूरिडिक्शन इज प्योरली एडवाइजरी। यूपीएससी का जो अपना ज्यूरिडिक्शन है, जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है, ये एडवाइजरी बॉडी की तरह काम करता है, यानी सलाह दे सकता है। आर्टिकल 320 सब क्लॉज 3 में बताया गया है, states that it is the duty of commission to advise the government on all the matters relating to civil services। तो ये जो मैटर्स हैं, चाहे उनकी नियुक्ति हो या प्रमोशन हो या ट्रांसफ़र हो, इससे जुड़े सारे मैटर्स में सलाह दे सकता है, खुद निर्णय नहीं लेगा, सिर्फ सरकार को सलाह ही देगा। Thus, unlike United States Civil Service Commission, the UPSC cannot make regulation on personal matters which will be binding on all government departments. Although certain functions of UPSC are often described as being regulatory ones, but in reality these are purely advisory functions. तो जैसे यूनाइटेड स्टेट्स के सिविल सर्विस कमीशंस के अंदर होता है, हमारे यहाँ यूपीएससी के पास इतनी पावर्स नहीं है। ऑल्सो लिखा रहता है कि ये एक रेगुलेटरी फंक्शंस है, मतलब रेगुलेट कर सकती है यूपीएससी, लेकिन अगर आप वास्तविकता देखें, रियलिटी में देखें, तो ये सिर्फ एक मतलब सलाह ही दे सकती है, एडवाइजरी फंक्शन है, रेगुलेटरी नहीं है। लेकिन आप इसको रेगुलेटरी में ही रखना, क्योंकि हम इसे रेगुलेटरी में ही पढ़ते हैं। फंक्शंस के अंदर द कमीशन हैज अ specific constitutional duty of conducting examination for appointments to the civil services of the union। अब आपको पता है कि जैसे एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं, तो ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे, है ना। अब एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए इन बहुत सारी चीज़ें देख रेख करनी पड़ती हैं, तो वो इनके एग्जीक्यूटिव फंक्शंस के अंदर आ जाएंगे। रिटन एग्जाम्स होता है, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी के लिए, अलग अलग पोस्ट के लिए हर साल होता है। इसके अलावा इंटरव्यूज भी होते हैं कैंडिडेट के सिलेक्शन के लिए। Here too it may be noted that the Commission's jurisdiction is narrowly restricted to gazette officers who constitute an insignificant proportion of the total number of government employees। इसका मतलब क्या है, that executive jurisdiction of the commission extends to only 1.9% of the total employees of central government। मतलब सिर्फ पूरे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनमें से सिर्फ 1.9% ही कर सकते हैं। अनदर एग्जीक्यूटिव फंक्शन क्या होगा कि इनको प्रेजेंट करना होगा एनुअली प्रेसिडेंट को एक रिपोर्ट कि कमीशन ने क्या काम किया है, पूरे साल में क्या काम किया है, ये बताना होगा।
The President is obliged to place the report before both the houses of the Parliament with the memorandum explaining the cases, if any, where the advice of Commission was not accepted and reason for such non-acceptance. तो देखो शॉर्ट में बताती हूँ, एग्जीक्यूटिव फंक्शन के अंदर दो फंक्शन लिखना। पहला ये है कि एग्जाम करवाता है, उसी को लंबा चौड़ा खींच देना। यहाँ मैंने डिस्कस नहीं किया पर आप खींच देना। पहला प्री का एग्जाम होता है, प्री क्वालिफाइंग नहीं होता है, ये सब लिख देना। अगर 20 में आता है, 20 मार्क्स आता है तो फिर मेंस के बारे में बताना, फिर इंटरव्यूज़ के बारे में बताना, बोलना कितने सारे लोग होते हैं, उनको कैसे कैसे सीट अलॉट करनी है, कैसे एग्ज़ाम डेट आएगी, मतलब इंटरव्यू की कॉलिंग कैसे होगी, ये सारी जो बातें होती हैं, ये पहला उनका एग्जीक्यूटिव फंक्शन होगा। दूसरा फंक्शन ये होगा कि साल भर उन्होंने क्या काम किया यूपीएससी ने, उसकी एक रिपोर्ट वो प्रेसिडेंट को देंगे। और प्रेसिडेंट का काम ये है कि उस रिपोर्ट को दोनों ही सदन के यानी पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के सामने दिखाएगा, चाहे फिर लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों हाउसेस में दिखाएगा। अगर मान लो कि कभी कोई सलाह यूपीएससी ने प्रेसिडेंट को दी और प्रेसिडेंट ने उसे नहीं माना, तो क्यों नहीं माना ये भी प्रेसिडेंट को हाउस में बताना पड़ेगा कि आपने यूपीएससी की सलाह को क्यों नहीं माना था। इसका जवाब उनको लोकसभा और राज्यसभा के सामने देना होगा। क्वासी जुडिशियल जो फंक्शन होता है यूपीएससी का, वो काफ़ी लिमिटेड है अपने स्कोप और एक्सटेंड में। मतलब अब इसके अंदर क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई भी एक्शन लिया जा रहा है यूपीएससी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके अगेंस्ट में, मान लीजिए उनके प्रमोशन को लेके, उनके ट्रांसफ़र को लेके, उनके रिमूवल या डिसमिसल को देके, तो ऐसे में आपको कमीशन से सलाह लेनी पड़ेगी, बातचीत करनी पड़ेगी, ऐसा हमारे संविधान में लिखा है। और ये क्वासी जुडिशियल फंक्शन के अंदर आता है यूपीएससी के।